हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन। अच्छा, इससे पहले हमें 2-3 सवाल करने हैं रिजोल्विंग पावर, उसके बाद शुरू करते हैं पोलराइजेशन। पहले सवाल लिखेंगे 3 सवाल। कल जो हमने किया था रिजोल्विंग पावर, उसके फॉर्मूले ध्यान है आपको? एक बार बता दें कौन से फॉर्मूले थे। सबसे पहले आप बताएं, डेल्टा थीटा मिनिमम का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा बाय ए। ये किस केस में था? रेक्टेंगुलर स्लिट में था। अगर डेल्टा थीटा मिनिमम, ये आपका रेक्टेंगुलर स्लिट में है। अगर डेल्टा थीटा मिनिमम पूछा जाए इन सर्कुलर अपर्चर तो कितना था? 1.22 लैम्डा बाय ए। ये आपका सर्कुलर अपर्चर में था। और रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या था? ए बाय 1.22 लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या था? 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। दैट्स इट। ठीक है, अब सवाल लिखें। पहला सवाल, assume that light of wavelength 600 nanometer, assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star, full stop. The limit of resolution of telescope whose objective length has a diameter of 2 meter is dash। आपको वेवलेंथ गिवन है 600 नैनोमीटर, और आपको जो ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर है ए, बेसिकली वो दे रखा है 2 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। आपको रिजोल्यूशन की लिमिट निकालनी है, रिजोल्विंग पावर नहीं निकालनी। क्या निकालनी है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इट मींस डेल्टा थीटा मिनिमम निकालना है। नहीं आएगा टाइम से है? हैप्पी सिंह, कर सवाल। डेल्टा थीटा मिनिमम में वैल्यू पुट करनी है, सीधी खटाक आंसर आएगा। हो गया? हाँ जी, बस सिंपल 366। हाँ देख लें, इसका जो आंसर आया है वो है 3.66 10⁻⁻7 रेडियन आया है। रेडियन क्यों आया है? क्यों आपने एंगल निकाला है, डेल्टा थीटा मिनिमम निकाला है, तो रेडियन में आएगा। ये आपका आंसर है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक बात है? कैसे आया? आप इस फॉर्मूले में ये लैम्डा और ए पुट करेंगे और एकदम तुरंत उपलब्ध होगा आपका आंसर। 7 कैसे आया? इसको वैल्यूज को पुट करने के बाद आया। ये आपका, इसको आप कन्वर्ट करेंगे 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में, फिर आपका होगा
वहाँ 600 पुट नहीं करना, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि नीचे वाला मीटर में है तो सेम यूनिट होंगी तब बात बनेगी। तो पुट करने के बाद आंसर आपका ये आ जाएगा। अगला सवाल देखें। द हेडलाइट्स ऑफ अ जीप, द हेडलाइट्स ऑफ अ जीप आर 1.2 meter apart. Headlights of a jeep are 1.2 meter apart. Full stop. If the pupil of an observer, if the pupil of the eye of an observer, if the pupil of the eye of an observer has a diameter of 2 mm, has a diameter of 2 mm, and the light of wavelength, and the light of wavelength 5896 angstrom, 5896 angstrom is used, comma, what should be the maximum distance of the jeep, what should be the maximum distance of the jeep from the observer if the two headlights, if the two headlights are just separated, if the two headlights are just separated. बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये आपकी दो हेडलाइट्स हैं ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.2 मीटर अपार्ट। ये आपकी आंख की जो प्यूपिल है वो है, वहां से लाइट एंटर करेगी, डिफ्रेक्ट करेगी, मैक्सिमा बनाएगी अपने अपने। तो इसका डायमीटर दे रखा है आई थिंक 2 mm, ये आपका 2 mm है। और क्या दे रखा है वेवलेंथ, वेवलेंथ इज 5896 एंगस्ट्रॉम। और आपको निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकालना। एक बात बताओ, अगर गाड़ी दूर होगी तब दो लाइट्स को रिजोल्व कर पाना आसान है, या नजदीक होगी तब आसान है? नजदीक में आसान है ना, नजदीक में आपको दो लाइट दो दिखेंगी। अगर वही गाड़ी बहुत दूर हो जाए तो दो लाइट आपको करीब आती हुई नजर आएंगी और एक टाइम पे आपकी ओवरलैप कर जाएंगी, दो नहीं दिखेंगी। तो पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना हो कि वो जस्ट जस्ट मतलब रिजोल्व हो रही हो। अगर वो लिमिटिंग केस है कि जस्ट रिजोल्व हो रही हैं, तो इसका मतलब ये एंगल आपका डेल्टा थीटा मिनिमम होगा। अगर दोनों लाइटें जस्ट रिजोल्व हो रही हैं तो ये एंगल आपका डेल्टा थीटा मिनिमम रहेगा। जो आपकी आई का प्यूपिल है वो तो एक सर्कुलर अपर्चर है, सर्कुलर अपर्चर के लिए डेल्टा थीटा मिनिमम निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ये रहा। लैम्डा पता है, ए पता है, ए क्या है अपर्चर का साइज, अपर्चर का साइज पता है, लैम्डा पता है, तो आप डेल्टा थीटा मिनिमम निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर डेल्टा थीटा मिनिमम पता है, ये एंगल वैसे बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटा है तो ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं, हाँ ये ऑलमोस्ट पैरेलल टाइप रहेंगी, डी के बराबर रहेंगी। तो यू कैन कंसीडर दिस एज लेंथ ऑफ आर्क, दिस एज थीटा एंड डी एज रेडियस ऑफ दिस ऑफ द सर्कल जिसका कि आर्क पार्ट है। तो क्या मैं ये जो ए बी की लेंथ है एल, एल कैन बी रिटन एज डी डेल्टा थीटा मिनिमम, बताएं? क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क की तरह बिहेव करेगी, जो डी है वो इसका रेडियस की तरह बिहेव करेगा, और डेल्टा थीटा मिनिमम आपने वहां से निकाल लिया है, तो आप यहां से डी निकाल सकते हैं। करें ट्राई।
मिनिमम होगा ना बेटा। अच्छा इसमें क्या निकालना है एक बार देखें। मैक्सिमम डिस्टेंस, अच्छा ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस ही है क्योंकि मैक्सिमम के बाद तो आपका उसके बाद रिजोल्व नहीं हो पाएगा। डी आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है, उसके बाद दो आपकी लाइटें रिजोल्व नहीं कर पाओगे। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस है डी तो एंगल सबसे कम होगा। हिमांशु ठीक चल रहा है जीवन? ठीक। कई बच्चे ये दिलासा देते हैं कि औरों को भी समझ नहीं आ रहा है सर। श्रुति ऐसा है क्या? ये दिलासा बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ नहीं नहीं, मैं आपकी मतलब आपको जस्ट पूछ रहा हूँ। डेल्टा थीटा मिनिमम का फॉर्मूला ये है, एल दे रखा है और डी निकालना है। ये आपका ए है। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आंसर आपका आएगा 3 पॉइंट, डी विल बी इक्वल टू 3.33 किलोमीटर। आंसर नोट कर लें, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझना तो बताएं कुछ। दिव्यांशी पूछना है बेटा, नहीं बात बनी। देखो दोबारा देखो, आप हो क्या रहा है, आप ये समझ में आ रहा है क्या, गाड़ी अगर बहुत दूर होगी तो दो लाइटें नजदीक आएंगी आपकी, और एक मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पर वो जस्ट रिजोल्व कर रही है वहां पे आपको दो दिख रही हैं, उससे ज्यादा एक्सटेंड करोगे तो दो को एक हो जाएंगी। तो इसका मतलब उस टाइम पे आपकी जो लाइटें हैं आपके प्यूपिल पे कम से कम एंगल बना रही होंगी जब आपका जस्ट रिजोल्यूशन का केस होता है। तो ये डेल्टा थीटा मिनिमम आपका फॉर्मूला यूज करके आ जाएगा, इतना ठीक है? ठीक है। अगर डेल्टा थीटा मिनिमम आ गया तो मैं कह रहा हूं कि ये एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। अगर मैं इस वाले पार्ट को एक सर्कल का पार्ट मान लूं ऐसे, तो दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज एल इक्वल टू आर थीटा होता है ना, रेडियस इंटू थीटा। तो यहाँ पे इस केस में रेडियस आपने डी माना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत पास में हैं, तो डी विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ। तो ये आपका रेडियस आर डी हो गया, और डेल्टा थीटा की जगह डेल्टा थीटा मिनिमम पुट कर देंगे, और ये एल आपको पता है। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आर डी थीटा, आर थीटा ऐसा करके आ जाए। आगे बढ़े, एक सवाल और लिखें लास्ट। रेशियो ऑफ resolving powers of an optical microscope, ratio of resolving powers of an optical microscope for two wavelengths lambda 1 equal to 4000 angstrom, lambda 1 equal to 4000 angstrom, and lambda 2 equal to 6000 angstrom is dash. Ratio of resolving power of an optical microscope for two wavelengths lambda 1 4000 angstrom and lambda 2 6000 angstrom is dash. बाकी सब पैरामीटर सेम रहेंगे, सिर्फ वेवलेंथ में अंतर है। आप देखें फॉर्मूला क्या है रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का, और रेशियो निकालें। आसान सवाल है बिल्कुल। 3/2 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी सब पैरामीटर्स आर सेम, ओनली लैम्डा इज देयर। आंसर इज 3/2। आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट पार्ट इज पोलराइजेशन एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो।
हाँ जी, आपने सुना है पहले इसके बारे में कुछ कभी? हाँ जी, बताएं। हाँ ठीक है, वहां भी हमने ये टर्म यूज किया था, बट यहाँ पे इसका डिफरेंट मीनिंग है। जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किया था वो अलग मीनिंग था, यहाँ पे अलग मीनिंग है। देखते हैं। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया है। बताएं क्या होता है। भूमि बताएं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्या जानते हैं आप? कोई बताना चाहे अपनी श्रद्धा से, श्रद्धा समान पुष्प अर्पण, बताएं। वेरी गुड, परफेक्ट। यही बात मैं जानना चाह रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो वेव्स का कॉम्बिनेशन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव और एक मैग्नेटिक फील्ड की वेव। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक डायरेक्शन है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेव आपकी किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये आपकी किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की वेव है। ध्यान से देखेंगे, जो ये वाइट मैंने बनाई है, ये आपके बोर्ड के प्लेन में ही है, बोर्ड के प्लेन में ही है। जो रेड है ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, आपकी ये वेव ऐसे है। ठीक है। आप इसको मार्किंग देना चाहें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहूं तो E विल बी इक्वल टू E नॉट साइन के वाई, क्योंकि वाई में प्रोपोगेट हो रही है तो के वाई के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा टी। और E, सॉरी बी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी नॉट साइन के वाई माइनस ओमेगा टी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपके सेम फेज में होते हैं क्या? हाँ जी, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं। अगर एक पॉइंट की बात करें आप, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम टाइम पे अपने मैक्सिमम पहुंचते हैं, वापस मीन पे, फिर सेम टाइम पे, फिर आपके दूसरी साइड में मैक्सिमम मिनिमा। फेज सेम है उनका, तो आप देखो यहाँ पे दोनों का एंगल सेम लिखा गया है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक बात और होती है, जो बी नॉट होता है, इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ई नॉट। बी नॉट इज रिटन एज ई नॉट बाय सी, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे तो बी नॉट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। बी नॉट इज मच मच लेसर देन ई नॉट। ये बताने का एक मतलब ये है कि अगर बी नॉट ई नॉट से बहुत छोटा है, तो जब भी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव से उसको रिप्रेजेंट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्योंकि बी नॉट की वेव, बी की वेव बहुत छोटी है, अपने आप में बहुत छोटी है, तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सिंपली अगर एक वेव से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कर सकता हूं। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें, बी नॉट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ई नॉट, बी नॉट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ई नॉट, therefore generally, therefore generally we represent, we represent electromagnetic wave, we represent electromagnetic wave just by electric field wave, electric field wave। अभी तक हमने कहीं भी पोलराइजेशन का जिक्र नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और बताएं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेक्टर,
क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। कहने का मतलब, दिखाना पेन को। अगर वेव आपकी ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, नेक्स्ट वी कम्स टू द मेन टॉपिक, पोलराइजेशन। यहां पे फॉर एग्जांपल जब आपकी वेव आगे प्रोपोगेट कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप यहां मान लें, यहां जो मैंने वेव आपको शो करी है उसमें मैंने ये बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हमेशा इस प्लेन में है ना। पर जनरली अनपोलराइज्ड लाइट के केस में ऐसा नहीं होता। क्या कह रहा हूं मैं, जो यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है, जो एक्सप्रेशन लिखा है, उसमें मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। बट अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस मोमेंट पे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, अगले ही मोमेंट पे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, अगले ही मोमेंट पे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती इन केस ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। बट एक बात ध्यान रखना, दे पेन एक बार, अभी देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है एक मोमेंट पे, अगले मोमेंट पे ऐसे होने लग गया, फिर आपका रैंडम ऐसे होने लग गया। बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगा। कहने का मतलब, अगर ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा था पहले, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा। अगर ये ऐसे ऑसिलेट करने लग गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे हो जाएगा, मतलब तुरंत ऐसे हो जाएगा। तीनों हमेशा रहेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बट आपके अगर ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ना रहे तो हम उसको कहेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। और पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जिस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन का जो डायरेक्शन है या ओरिएंटेशन है वो फिक्स हो, सेम हो, उसको आप पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। मैं लिखाऊंगा अभी। एक एनालॉजी से आप ये समझ सकते हैं, अगर आपके पढ़ने का तरीका ऐसा है कि बहुत रैंडम सा है, आपका मन करता है कि रात को 2 बजे उठ के पढ़ना है तो पढ़ लिए, फिर मन करता है कि 4 दिन नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़े, तो वो होता है अनपोलराइज्ड बच्चा। पोलराइज्ड बच्चा कैसा है, जो हर रोज सुबह 6 बजे उठेगा, एक टाइम टेबल को फॉलो करेगा, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करे, है ना। तो पोलराइज्ड लाइट क्या है आपकी, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है, अनपोलराइज्ड लाइट नहीं करती है। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने के लिए हम ऐसा डायग्राम यूज करते हैं, मैं लिखाऊंगा अभी आपको। अगर आपकी लाइट ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, ऐसा डायग्राम बनाने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन रैंडम है, ये आपकी अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट का मतलब है अगर ऐसे आपकी लाइट या वेव प्रोपोगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है इट इज ऑसिलेटिंग इन अ फिक्स ओरिएंटेशन, फिक्स डायरेक्शन, तो ये आपकी पोलराइज्ड लाइट है। लिखिए आप अब, ये सब लिखना ही आपको, उसके बाद अगर नहीं लिखा तो स्पेस छोड़ दें, फिर आगे फर्दर लिखें। फॉर फॉर एन अनपोलराइज्ड लाइट, for an unpolarized light, plane of oscillation of electric field, plane of oscillation of electric field and magnetic field keep on changing with time, keep on changing with time, full stop, a comma. For an unpolarized light, plane of oscillation of electric field and magnetic field keep on changing with time, comma, maintaining their orientations perpendicular to each other, maintaining their orientation perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation, also perpendicular to direction of
प्रोपोगेशन। ठीक बताया है कि पार्टिकल के ऑसिलेशन का जो प्लेन है वो फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है, लेकिन चेंज होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के साथ भी परपेंडिकुलर रहेंगे। अब लिखिए आप पोलराइजेशन, ये आपने लिखा अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में। अब लिखें पोलराइजेशन मीन्स confinement of oscillation of electric field. Polarization means confinement of oscillation of electric field bracket में also magnetic field in a particular plane, ये आपका पोलराइजेशन होता है। ठीक, हाँ ध्यान से रिपीट करूंगा। देखो वो आप एग्जैक्ट देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, है ना। मैंने कहा कि जनरली आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपके दोनों डेफिनेटली रहेंगे लाइट के अंदर, बट मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हम आपकी वेव को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाया। पूछें और कुछ पूछना है तो ठीक। हाँ जी, देखो वो आपका डिपेंड करता है कि आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को क्या आपने क्या लेबलिंग की है। आपकी वेव इस केस में इस डायरेक्शन में जा रही है, आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं चाहे तो आप ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वाई डायरेक्शन में है, जेड में है, जेड के अलोंग है, बी किस साइड है, बी इज अलोंग एक्स, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ हाँ, जिस जिस डायरेक्शन में वेव जाती है वो आपका वहां पे यूज होता है। डन, आगे बढ़े। हाँ जी, लिखना है किसी को। हाँ जी, डन। नेक्स्ट आप लिखे मेथड ऑफ पोलराइजेशन। आप किसी अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे पोलराइज करते हैं, उसका मेथड क्या है। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ओवरव्यू से आपको दे रहा हूं मैं। अनपोलराइज्ड लाइट को जब आप एक पोलराइजर से गुजारते हो तो वो लाइट पोलराइज्ड हो जाती है। पोलराइजर आपका कोई मटेरियल है जिसमें कोई खास ऐसी टेंडेंसी है टू ब्लॉक इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन डायरेक्शन एंड टू लेट पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। बात करते हैं इसके बारे में। लेट से जो मटेरियल है उस पोलराइजेशन को शो करने के लिए, पोलराइजर को शो करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। इसका मतलब क्या है समझेंगे अभी। ये आपका पोलराइजर है बेसिकली। पोलराइजर में एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है और इससे पास होने के बाद आपकी लाइट या वेव जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो
जो डायरेक्शन आपकी पोलराइजर की है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज कर मतलब कि ऑसिलेट करता है। पहले क्या था, फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रिक वेव ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली ऑसिलेट कर रहा है, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, लेकिन पोलराइजर ऐसे रखा है तो इसके अंदर पास करने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट पास करेगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है, जब वो पोलराइजर से पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो आप उसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लो, एक ये और एक ये। पोलराइजर आपका परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को ब्लॉक करता है और उसके पैरेलल जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको पास होने देता है। इसका एक डायग्राम बनाएंगे, उसको समझ में आएगा। ये Z है, ये X है, ये Y है। यहाँ पे जो ये एरो बनाई है ये डायरेक्शन है आपकी पोलराइजर की, यहां से आपकी इंसिडेंट वेव आ रही है, लाइट आ रही है जो कि अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड। आप ये मान लें कि यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं? पेन देना एक बार, एक मिनट। देखो भी हो क्या रहा है, आपकी लाइट ऐसे जा रही है, ये आपकी Z डायरेक्शन है, ये Y है, और ये X है। Z, Y और X। इस मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे है, आपका पोलराइजर तो ऐसे है ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे किया और एक ऐसे किया, जो ऐसे वाला कंपोनेंट है उसको पोलराइजर ब्लॉक कर देगा और ऐसे वाले को पास होने देगा, तो जो भी आपकी वेव जाएगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला कंपोनेंट बचेगा जो आगे पास हो सकेगा। ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा है अब? ठीक है, इस वेक्टर के आप दो कंपोनेंट कर लें, एक जो यहां होगा और दूसरा आपका एक्स के ऊपर होगा। इसको ऐसे बनाने की बजाय ये वाला कंपोनेंट आपका इसके अलोंग होगा और जो दूसरा कंपोनेंट किस साइड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इसके अलोंग और एक एक्स के अलोंग। जो एक्स के अलोंग होगा वो ब्लॉक होगा। दिस component of electric field along x axis is blocked and component of electric field transmitted through polarizer। देख लें डायरेक्शन समझ में आ रही है क्या? अगर नहीं आ रही तो दोबारा बताऊं एक बार। हाँ जी, मैं वही बोल रहा हूं, जब भी आप स्टडी करेंगे तो दोनों को एक साथ लाके आप डायग्राम और कॉम्प्लिकेट कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा, है ना, और उसका भी जो कंपोनेंट रहेगा परपेंडिकुलर वाला पास हो जाएगा बेसिकली। जब भी आप पोलराइजेशन की बात करेंगे यू विल डिस्कस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। कीप थिंग सिंपल। हाँ
देखो दोबारा बताता हूँ, यहाँ पोलराइजर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस मोमेंट पे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है मान लो, तो उसका ये कंपोनेंट ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ये ब्लॉक किया, ये पास होने दिया। अगले मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अब ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट पास थ्रू हो जाएगा और ये वाला ब्लॉक हो जाएगा। भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन की डायरेक्शन इज कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, बट polarizer will let that component of electric field which is parallel to the polarizer। नहीं, क्यों होगा? देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है इसके पैरेलल था वही पास हुआ है, जो परपेंडिकुलर था ब्लॉक हो गया है। अब मान लो अगले मोमेंट पे जो इंसिडेंट था वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका क्या करेगा, ये वाला कंपोनेंट पास होने देगा, ये वाला ब्लॉक कर देगा, तो इसके थ्रू जो पास होगा वो सिर्फ उसके पैरेलल वाला कंपोनेंट ही पास होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर ओनली आफ्टर पासिंग थ्रू इट। हाँ जी बताइए। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि जो उसकी टेंडेंसी वो जिस भी कारण से थी उसने वो वाला दूसरा कंपोनेंट को ब्लॉक कर दिया है ना, सिर्फ अब आपके पास वो ऐसे ऑसिलेट करेगा। क्लियर? ये डायग्राम समझ में आ रहा है यहाँ से, किसका ये वाला कंपोनेंट जो वाई के अलोंग है वो पास हो जाएगा और जो एक्स के अलोंग है वो ब्लॉक हो जाएगा। आपकी वेव प्रोपोगेट करेगी अलोंग द डायरेक्शन विद कंप्लीटली पोलराइज्ड बिहेवियर। नोट डाउन कर लें। वो जो जो उसकी प्रॉपर्टी है ना बार बार चेंज करने की, वो है जिस उसका सोर्स है उसके कारण से, है ना, वो सोर्स है उसके कारण से है। बट जो उसके पास वो तो इंसिडेंट तो बार बार चेंज होगा ही होगा, उससे पास थ्रू होने के बाद वो स्ट्रेट रहेगा। जैसे क्लास में आने के बाद आप मतलब पोलराइज रहते हैं, बाहर तो आप अनपोलराइज होते हैं ना। यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस और कर सकते हैं। आप ये बताएं, क्या इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी और पोलराइजर के बाद जो पास हो गई वेव, क्या उन दोनों की इंटेंसिटी सेम रहेगी? बाद वाली कम होगी ना, कि कोई कंपोनेंट आपके ब्लॉक हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी आई नोट है, किसकी? अनपोलराइज लाइट की। ध्यान रखना, अनपोलराइज लाइट की अगर इंटेंसिटी आपकी आई नोट है, तो पोलराइज होने के बाद ये डायग्राम मिक्स हो गई यहाँ तक, कहाँ तक गई? यहाँ तक। यहाँ पे जो पोलराइज लाइट है इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इंसिडेंट रेडिएशन वेव की इंटेंसिटी आई नॉट थी, पोलराइजर के बाद के थ्रू पास होने के बाद इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 हो जाएगी, क्योंकि आपके कंपोनेंट्स उसमें ब्लॉक हुए हैं। और ये आई नॉट बाय 2 है, ये आपकी एवरेज एक तरीके से, क्योंकि आई नॉट तो बार बार चेंज होगा ना, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो कंपोनेंट कितना ब्लॉक हो रहा है वो डिपेंड करेगा। एवरेज इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। ठीक है, दिस आई नॉट इज इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर। हाँ जी, लिख लिया। डन।
नेक्स्ट इज मेलस लॉ। देख ले क्या है इसमें, यहां पे जो इंसिडेंट लाइट है वो भी प्लेन पोलराइज्ड होती है, यहां पे एक पोलराइजर होगा। आप ऐसा कर लें, इंसिडेंट लाइट जो है लेट से उसको आपने ऐसे लिखी, ऐसे ड्रॉ कर किया, वर्टिकल के साथ कोई एंगल थीटा बना लें। इंसिडेंट लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, ये आपका पोलराइजर है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। पास होने के बाद आपका जो ट्रांसमिटेड वेव रहेगी, ट्रांसमिटेड लाइट रहेगी, वो पोलराइजर के पैरेलल ही रहेगी। ये है आपकी ट्रांसमिटेड लाइट, ये भी पोलराइज्ड है। लेट्स से इसकी इंटेंसिटी आई है। देखिए आपका इस टॉपिक में क्या करना है, लेट्स से अ लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड इन दिस डायरेक्शन, ऐसे प्लेन पोलराइज्ड है, सामने पोलराइजर है, पोलराइजर और डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ दिस लाइट, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी। अब फर्दर क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट ब्लॉक होगा, ये वाला पास होगा, तो निकलने के बाद जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो पहले के मुकाबले कम होगी, ठीक है। तो आपको रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन आई नॉट, आई एंड थीटा। मेलस लॉ में यू हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन आई नॉट एंड थीटा। यहां पे आपको ये एंगल ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे है, ये पोलराइजर ऐसे है और इसका डायरेक्शन ये ऐसे थीटा एंगल बना रहा है। आर यू गेटिंग डायग्राम? तनिष्का नहीं समझ में आ रहा? आप मान लें इस वाली लाइट या इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड ए था, तो इंटेंसिटी जो आई नॉट है वो ए स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ए था, इसका कौन से वाला कंपोनेंट इसके थ्रू पास करेगा, ए कोस थीटा, क्योंकि उसके लॉन्ग होगा, जो पास किया वो ए कोस थीटा है। ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव कहें या जो भी कहें आप, लाइट, ए कोस थीटा हो गया। तो इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और जहां पे ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इज आई नॉट, ए स्क्वायर इज आई नॉट, तो आई बिकम्स आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। इंटेंसिटी आई नॉट और थीटा के बीच का रिलेशन ये आपका है आई इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। इसी को आप सिंपली मेलस लॉ बोलते हैं। इतना ही करते हैं आज, बाकी बच्चों का कल करते हैं, कल लास्ट क्लास होगी चैप्टर की। थैंक यू।